नमस्ते साथियों। आज हम क्लास 11th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे और इससे लगभग आपको हाफ ईयरली या आपकी एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप मिल जाता है। कुछ संख्या दी हुई मिलती है, उनका आपको सार्थक अंक ज्ञात करना होता है। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा सार्थक अंक। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के पोस्टर यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली इनके माध्यम से आपको मिल सके। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या लिखा हमने? सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट अंक। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल से बता दें कि जब किसी मापन का परिणाम शुद्ध रूप से प्राप्त हो, जब किसी मापन का परिणाम शुद्ध रूप से प्राप्त हो तब मापन को अर्थपूर्ण अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? आपका सार्थक अंक। परिभाषा के रूप में लिखना चाहता हूँ इसे, जब किसी मापन का परिणाम हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो और मापन के परिणाम को अगर जब हम अर्थपूर्ण अंकों में व्यक्त करें तो उसे सार्थक नियम कहते हैं। और सार्थक नियम कैसे ज्ञात करते हैं उसके कुछ नियम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब किसी मापन का परिणाम, क्या लिखा है? जब किसी मापन का परिणाम शुद्ध रूप से प्राप्त हो, जब किसी मापन का परिणाम शुद्ध रूप से प्राप्त हो तब मापन के अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि जब किसी मापन का परिणाम शुद्ध रूप से प्राप्त हो तो उस मापन को अर्थपूर्ण अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? आपका सार्थक अंक। इस सार्थक अंक के निर्धारण करने के कुछ नियम हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं, सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम। क्या लिखा है? सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम। यहाँ से आप कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल नोटबुक अपने साइड में रखें, ध्यान बिल्कुल मोबाइल पर, कि यहाँ से कुछ बातें बता रहा हूँ वो माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं हो, अगर उनको व्यक्त करना है तो हमें इन अंकों की आवश्यकता होगी। मैं 1 2 की बात नहीं कर, अंक की बात करूँ। कितनी भी बड़ी से बड़ी अगर हमें संख्या लिखनी हो तो हमें इन अंकों के माध्यम से उनको व्यक्त करना होता है। अब आप इतना समझते हो कि ये क्या है? 0, जो उम्मीद है कि आपकी टेस्टों में या कॉपियों में बहुत ज़्यादा मिलता होगा आपको। तो 0 इसको नॉर्मली आप क्या कहते हो? 0। ठीक है। अब ये जो 0 हो गया, ये बाकी के अंक क्या है? 0 नहीं है। ये जो 0 हो गया, ये बाकी के अंक क्या है? 0। तो ये 0 नहीं है, तो या तो इनको बोलते हैं गैर शून्य अंक, या हम इनको क्या बोल सकते हैं? अशून्य अंक। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि 0 को तो आप क्या बोल दोगे? 0। और 0 के अलावा जो अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनको हम क्या कहेंगे? अशून्य अंक। क्लियर? इतनी सी बात। अब इसके नियम पे चलते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना कि सही अशून्य बोल दिया या गैर शून्य अंक बोल दिया। अंक का मतलब 1 2 3 4 नंबर से मतलब है
कि ए शून्य 3, मतलब ये भी एक अंक है। तो अब इसके नियम की बात करते हैं। पहला नियम ये होता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इसका मैं पहला नियम यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते। साथ में मैं इनका एग्जाम्पल बताऊंगा। मतलब शून्य के अलावा जितने भी अशून्य अंक होंगे वो क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 2, 8, 5, 6, एक लिख दिया मैंने 5.38। प्रश्न आएगा कि 2, 8, 5, 6 में सार्थक अंकों की संख्या। अंकों का मतलब ये नहीं नंबर से, हमें मतलब ये करना है कितना हुआ। एक भी शून्य नहीं, सब के सब क्या है? ये अशून्य अंक। तो अशून्य अंक को हम किस में काउंट करते हैं? सार्थक अंक में। तो कितना अंक हुआ? 1, 2, 3, 4। तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? सार्थक अंक कितना होगा बेटा इसका? 4। तो 4 सार्थक अंक। अब मुझे कहा गया कि इसका सार्थक अंक बताओ। तो अंक सब के सब अशून्य अंक है, तो काउंट करो कितना होगा? 1, 2, 3। तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 3। सार्थक अंक कितना हो गया? 3। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि सभी अशून्य अंक क्या होंगे? सार्थक अंक कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, अशून्य अंकों के मध्य, क्या लिखा है? अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य, अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ अशून्य हो, प्रारंभ में और लास्ट में, और बीच में कितने भी शून्य आ जाएं वो सब किस में काउंट होंगे? आपके सार्थक अंक में। किस में काउंट होंगे? सार्थक अंक में। जैसा हम इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2005 5.0032। अब देखो इधर भी अशून्य, इधर भी अशून्य, तो अशून्य अंकों के बीच में क्या गया? शून्य। तो ये किस में काउंट होगा? सार्थक अंक में। तो अब काउंट कर लो कितने सार्थक अंक होंगे? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। तो 4 क्या हो गया? सार्थक अंक। सार्थक अंक कितने हुए इसके? 4। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, दोनों तरफ अशून्य है। अशून्य अंकों के बीच में यदि शून्य आएगा तो वो क्या काउंट, उसको हम किस में काउंट करेंगे? सार्थक अंक में। तो यहाँ सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई? 5 सार्थक अंक होंगे। तो शुरुआत के दोनों नियम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सभी अशून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। और अशून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कौन से नियम है? तीसरे नियम में। अब एक चीज़ और समझना कि एक तो होता है दायां और एक होता है बायां, और बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। देखो ये बोर्ड है, या आपकी नोटबुक भी ऐसे होगी, बिल्कुल आप नोटबुक ऐसे होगी। तो देखो ये हाथ अपना कौन सा होता है? दायां। तो सदैव याद रखना ये हिस्सा कौन सा होगा बोर्ड का, या बोर्ड बोल दो या आपकी नोटबुक बोल दो, दायां हिस्सा होगा। और इधर ये कौन सा आता है? बायां। तो ये कौन सा हो गया? बायां अर्थात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दायां और बायां। इसका मतलब उधर दायां होगा, इधर बायां, बाईं तरफ। अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, वे केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अशून्य अंक के बाईं ओर, अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य, अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक
नहीं होते हैं, वे केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अशून्य अंक के बाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे उनको हम किस में काउंट नहीं करेंगे, उनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ से, जहाँ से आपकी बातें क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो, एक लिखा मैंने 0.03, एक संख्या लिखी मैंने 0.0052, समझना। 3 क्या है आपका? क्या है? अशून्य अंक। 3 क्या है? अशून्य अंक। अब देखो, अब समझना इसका दायां हिस्सा कौन सा है। तो देखो, इधर वाला कौन सा हो गया? बायां। उधर वाला दायां। तो इसके किधर बाईं ओर शून्य है, इसके किधर शून्य है? बाईं ओर। और हमने पढ़ा कि बाईं ओर जो शून्य होता है उसको हम किस में? सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। ये केवल बताता है कि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो अगर आपको इस संख्या का क्या पूछा जाए? सार्थक अंक। इसी प्रकार इस संख्या में बात करें, ये अशून्य अंक के बाईं ओर जो शून्य है वो सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे। तो देखो, इसमें कुल अंक कितना हुआ आपका? 1। इसमें कितने हुए? 2। कितने हुए? 2। तो इसका सार्थक अंक कितना होगा? 1 सार्थक अंक होगा। इसका सार्थक अंक कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर समझ में आ रही होगी कि तीनों पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखे हैं वो अगर अपने को मुँह ज़बानी याद नहीं है तब अपना काम नहीं चलेगा। लिख लिया? अब देखो आगे बात करें। अब देखो, ये तो अशून्य अंक के किधर है? शून्य बाईं ओर। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य हो तब क्या कंडीशन होगी? पॉइंट नंबर 4 कि अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य होने पर, दाईं ओर शून्य होने पर 2 कंडीशन है। यदि संख्या दशमलव युक्त है, यदि संख्या दशमलव युक्त है तो शून्य सार्थक अंक में काउंट होंगे, और यदि संख्या दशमलव युक्त नहीं है तो शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। बिल्कुल बात में क्लियर होनी चाहिए। अशून्य अंक के अगर दाईं ओर शून्य हो तो याद नहीं, यदि संख्या दशमलव युक्त है तो शून्य सार्थक अंक होगा, और दशमलव विहीन है तो शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। तो ये लिखेंगे, अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य होने पर यदि संख्या दशमलव युक्त है तो शून्य सार्थक अंक होगा। देखो, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। शून्य सार्थक अंक होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया 5.600। अब देखो, 6 क्या है आपका? अशून्य अंक है। 6 क्या? अशून्य। तो अशून्य अंक के बाईं ओर है, बाईं ओर, और इसमें दशमलव है, अर्थात ये सब शून्य। देखो, अशून्य अंक तो सार्थक अंक होंगे ही, कन्फर्म है। तो यहाँ पर शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंक कितने जाएंगे इसके? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ सार्थक अंक कितने होंगे? 4 सार्थक अंक होंगे। अब देखो, इसकी दूसरी विशेष बात ये ए हो गया, इसको हम यहाँ पे बी कर लेते हैं कि यदि संख्या दशमलव विहीन हो, यदि संख्या दशमलव विहीन हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। ध्यान ना, बात तब चलिए जब दाईं ओर शून्य हो, और अगर वो संख्या में कहीं पर भी दशमलव नहीं है,
कहीं पर भी दशमलव नहीं है तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 500 500। अब देखो संख्या दशमलव विहीन है तो केवल सार्थक अंक कितना होगा यहाँ पर 1, क्योंकि अशून्य अंक के दाईं ओर दशमलव नहीं लगा तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी 1, तो सार्थक अंक कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। इसके बाद 5वां नियम है कि किसी भी संख्या को लिखने के तरीके पर उसका सार्थक अंक निर्भर करता है। किसी भी संख्या को लिखने के तरीका जो होता है उस पर क्या निर्भर करता है आपका सार्थक अंक। कि 5 लिख दूँ, किसी भी संख्या को निरूपित करने के तरीके पर सार्थक अंक निर्भर करता है। क्या लिखा है? किसी भी संख्या को निरूपित करने के तरीके पर सार्थक अंक निर्भर करता है। जैसे समझना, मैंने यहाँ क्या लिख दिया 100। अब मुझे बताओ 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 × 10⁻2 लिख सकता हूँ? 1 × 10⁻2 एक ही बात है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 1.0 × 10⁻2 कितना आएगा 100 आएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ नजर नहीं आएगा नीचे वो, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1.00 × 10⁻2। ये तीनों 100 को मैंने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो पहली बात, जो 10⁻2 घात के रूप में जो संख्या होती है उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं, उसका सार्थक अंक से कोई लेन देन नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि सार्थक अंक कितना होगा 1। सार्थक अंक कितना होगा इसका 1। अब देखो 1.0 अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य और दशमलव है तो वो सार्थक अंक में काउंट होगा। तो इसका सार्थक अंक कितना हुआ 2। या देखो पॉइंट है तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा 3। तो किसी भी संख्या को निरूपित करने के तरीके पर उसका सार्थक अंक निर्भर करता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। थोड़ा सा दिमाग पर फोकस करोगे तभी काम चलेगा, अन्यथा नहीं होगा। जब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो अपना पूरा कंसंट्रेट है, जो माइंड है वो उस मोबाइल पे जो क्लास अटेंड करे उस पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्लास देखते देखते कहीं और पहुँच गए वीडियो देखने के लिए। जब तक डटे रहोगे तब ही आपका मामला जमेगा। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। इसके 2 पॉइंट और रह गए, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे। तो इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसकी परिभाषा मिटा देता हूँ क्योंकि अपने लिए ये नियम काम के हैं। इन नियम को मैं फिर से रिपीट करूँगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। केवल मैं इसके परिभाषा जो सार्थक अंक हेडिंग लिखी उसको मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम अपने जो 2 नियम शेष बच्चे उनको लिख देंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर इसका 6। छठा, वैज्ञानिक संकेतन। पढ़ा होगा ये आपने। वैज्ञानिक संकेतन नहीं पढ़ा तो मैं अभी इस सार्थक अंक वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक ये होगा। जैसे ये लिखा ना 1.0 × 10⁻2, तो 100 को मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। इसी को हम बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो क्या लिखा है? वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्याएं, क्या लिखा है? वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्याएं सार्थक, वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्या सार्थक अंक होती है। बस जानना कि वो 10 की
पावर के रूप में लिखते हैं उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 4.01 इंटू 10 की पावर 2, एक लिख दिया मैंने 8.526 इंटू 10 की पावर -3। अब कहा गया कि इनके सार्थक अंक बताओ, क्या बताने हमें इनके सार्थक अंक। तो सिद्ध सी बात है इसका सार्थक अंक कितना होगा 1 2 3, तो सार्थक अंक कितना लिख दोगे 3 सार्थक अंक। यहाँ देखो 1 2 3 4, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया 4। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्याएं हम किस रूप में काउंट करते हैं, सार्थक अंकों के रूप में काउंट करते हैं। इसके बाद एक लास्ट नियम और याद करना, वस्तुओं की गिनती जो फिक्स है, वस्तुओं की गिनती क्या है जो फिक्स हो उनका सार्थक अंक सदैव अनंत होता है। जैसे मार्कर, कितने मार्कर 2, अब ये 2 का ना तो 1.5 हो सकता है ना 2.5 हो सकता है, ना तो 1.5 हो सकता है ना 2.5 हो सकता है। तो काउंटिंग जो वस्तुएं होती है उन सभी का सार्थक अंक सदैव कितना होता है अनंत, क्योंकि उस संख्या के आगे पॉइंट लगा के आप कितने भी जीरो लगा दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो 7वां पॉइंट है वो याद करेंगे, वस्तु की गिनती लिख लेते हैं, वस्तुओं की गिनती जैसे 2 मार्कर 20 अंडे। वस्तुओं की गिनती से जो फिक्स हो तो क्या लिखा है 2 मार्कर 20 अंडे में सार्थक अंक अनंत होते हैं। जैसे मैंने ये लिखा था 2 मार्कर, तो आप चाहे इस 2 को लिखकर इसके आगे कितने भी जीरो लगा दो, कहाँ तक जीरो लगा सकते हैं हम, अनंत तक जीरो लगा सकते हैं। इस कारण से इसका सार्थक अंक कितना होता है, कितना अनंत होता है। जैसे लिख दिया 20 अंडे 20.00, चाहे जितना लगा सकते हो कोई लिमिट नहीं है। तो इनमें दशमलव लगा के कितने भी हम जीरो लगा सकते हैं, इस कारण से इनका सार्थक अंक कितना होता है 0 होता है। अब देखो यहाँ से मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ। सबसे पहले कि जब हम सार्थक अंक का टॉपिक पढ़ते हैं तो बच्चे काफ़ी बार पढ़ने के बाद गलत करते हैं, क्योंकि आप जब तक नियम अपने फिंगर्स पर, अपनी अंगुलियों पर हमें याद नहीं होंगे तब तक अपना काम नहीं चलने वाला। देखो यहाँ पे कि सबसे पहले सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, पहली बात क्लियर होनी चाहिए सार्थक अंक के लिए कि अशून्य अंक होगा वो क्या होगा आपका सार्थक अंक, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी अंक आएगा, इनमें से कोई भी अंक आएगा तो वो सदैव क्या होगा सार्थक अंक, सार्थक अंक। क्लियर है। दूसरा, अब एक चीज़ है, सार्थक अंक को रिप्रेजेंट ऐसे करने के मतलब 4 का मतलब 4 डिजिट 1 2 3 4, इससे मतलब है, इससे मतलब 4। दूसरा अशून्य अंक, अशून्य अंक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, अशून्य अंक तो सार्थक अंक होगा, शून्य पर सोचना पड़ता है कि ये कहाँ पर सार्थक अंक है और कहाँ पर नहीं है। मेन जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो इस अशून्य शून्य अंक के कारण है कि शून्य अंक कहीं पर तो सार्थक अंक होता है और कहीं पर नहीं होता है। तो विशेष बात क्या समझनी है आपको कि अगर अशून्य अंकों के मध्य क्या आ गया शून्य, बीच में शून्य आया है, अशून्य अंकों के मध्य क्या आया है शून्य, तो लिखा हुआ है कि अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य भी क्या होंगे सार्थक अंक। तो ये अशून्य बीच में शून्य आ गए तो ये कितने हो गए सार्थक अंक 4। अशून्य अंक बीच में शून्य आ गए तो क्या हो गया सार्थक अंक। तो दोनों नियम तो क्लियर। अब 3 से 4 नियम में समझो, आपने एक संख्या लिखी यहाँ पर 5, अब इस यहाँ 2 कंडीशन है, इसके बाईं ओर भी 0 आ सकता है और दाईं ओर भी 0 आ सकता है। आपने लिखा 5, इसके बाईं ओर भी शून्य आ सकता है और दाईं ओर भी शून्य आ सकता है। अगर किसी भी अशून्य अंक के किधर बाईं ओर किधर आ जाए बाईं ओर शून्य आता है तो वो सार्थक अंक कभी भी काउंट नहीं होता है।
अगर अशून्य अंक के किधर बाईं ओर शून्य आता है तो वो सार्थक अंक काउंट नहीं होता है, वो केवल किसको रिप्रेजेंट करता है, दशमलव को प्रदर्शित करता है। जैसे 3 के आगे इधर शून्य, इधर इनके आगे शून्य, तो ये सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे, केवल सार्थक अंक 3, 5, 2 ये काउंट होंगे। अब देखो चौथा नियम, अब शून्य किधर आगे, दाईं ओर, सिर्फ समझ लो, अगर दाईं ओर शून्य है, किधर दाईं ओर शून्य है, अगर इसमें दशमलव लगाओ, क्या लगाओ, दशमलव, कि अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य हो और संख्या कैसी हो, दशमलव युक्त, तो शून्य क्या होगा आपका, सार्थक अंक। जैसे 5.600, तो सार्थक अंक दोनों शून्य काउंट होंगे तो कुल सार्थक अंक कितने होंगे, 4। लेकिन अगर इस संख्या में दशमलव नहीं लगाए, जैसे यहाँ पे दशमलव नहीं लगाए, तो ये शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। यदि संख्या दशमलव विहीन हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। शून्य क्या नहीं होगा, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे 500 लिखा तो इसमें 5 मतलब 1, यही सार्थक अंक होगा। इसके अलावा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी संख्या को निरूपित करने का तरीका ही उसका क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। तो उम्मीद है ये जो बाकी की दोनों चीज़ें नॉर्मल, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अब आप इसका एक बार कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ बोर्ड पे करवा देता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम इसके अपनी जो NCERT बुक है उसमें इसका एक सवाल पूछा गया है अभ्यास प्रश्नों में, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं और चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपने बुक के अभ्यास प्रश्न उससे नहीं आते, ये आपकी NCERT बुक है क्लास 11th की, तो इसमें सवाल जो दे रखे हैं वो पेज नंबर आपके 25 पर क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख देता हूँ कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। बात कर रहे हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इजीली समझ पाओगे। सवाल क्या है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। क्या लिखा है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। इसके अंदर आपका नंबर 1 पर संख्या दी गई है 0.0048, दूसरा इसके अंदर 32400, तीसरा 8008, चौथा 500.0 और पांचवा आपका दिया है बड़ा संख्या उल्टा लगे तो वैज्ञानिक संकेतन में। 1 मिनट इसको मिटाते हैं यहाँ से। देखो दोबारा से दिख रहा हूँ मैं, जो करना है ये लो बेटा, 1 मिनट। पहला सवाल है 0.0025, दूसरा है 208, तीसरा है 5005, चौथा है 126,000, पांचवा है 500.00 और छठा है आपका 2.0034। ये मैंने संख्या यहाँ पे लिख दी है, इनका आपको सार्थक अंक बताना है। जल्दी से कमेंट्स में, जब तक मैं भी अपने पसीने ये जो टपकने लग गए हैं उनको पोंछ लेता हूँ, जब तक आप इनके आंसर है वो कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। फिर मैं प्रत्येक का रीज़न बताता हूँ कि किसका आंसर क्या है। जल्दी से, टाइम नहीं है, केवल 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं जल्दी से, कि 1 मिनट के अंदर जल्दी से आप इनके आंसर है वो कमेंट्स में बता दीजिए। जो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सार्थक अंक वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। अभी सार्थक अंक की गणनाएँ
सार्थक अंक है इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग, उनमें सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो टॉपिक है। इसके अलावा एक आता है वैज्ञानिक संकेतन, संख्याओं को बड़ा या छोटा कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से इनका आंसर है वो कमेंट्स में बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इनको हल करने में, अगर दिमाग है थोड़ा बहुत और घुटने में है तो फिर मैं कह नहीं सकता आपको। तो जल्दी से स्पीड से जल्दी से आंसर कमेंट्स के अंदर, ज़्यादा नहीं छः दिए। तो चलो आपने आंसर कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए होंगे और मैं अब इसको यहाँ से लेते हैं। जो सबसे पहले देखो कि पहला सवाल, अशून्य अंक के किधर शून्य बाईं ओर, तो बाईं ओर के अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य, तो उनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो सार्थक अंक कितने होंगे, एक और एक दो, तो इसमें जो सार्थक अंक कितने होंगे, दो। अब देखो ये हो गए अशून्य अंक, अशून्य अंकों के मध्य शून्य आता है वो भी सार्थक अंक काउंट होता है। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 अंक 3। इसमें देखें ये दोनों अशून्य अंक, दोनों अशून्य अंकों के मध्य जो शून्य आता है वो क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो ये सार्थक अंक कितना हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4। अब देखो ये समझना, अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर यदि शून्य आता है तो दो कंडीशन थी, अगर दशमलव होगा तो वो शून्य में काउंट, सार्थक अंक में काउंट होता है, और दशमलव नहीं है तो सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है। तो अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य, दशमलव नहीं है तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। तो सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, 3। अब देखो अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य है, लेकिन कंडीशन है दशमलव लगा हुआ है, और दशमलव लगा हुआ तो ये सब सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक कितने होंगे, 5। अब देखो ये अशून्य अंक, ये अशून्य अंक, तो अशून्य अंक के मध्य जो चाहे कुछ भी आए वो सब सार्थक अंक होगा। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो इसके सार्थक अंक कितना हो गया, 5। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आपने अपने आंसर का मिलान कर लिया होगा। अब कमेंट्स में ये बता दो कि 6 में से आपके कितने सवाल, 6 में से कितने आपके सही है। तो ये था आपका सार्थक अंक का एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये आपका सार्थक अंक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद कल की जब क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन, जो शब्द आया था, और उसी के अंदर हम पढ़ेंगे सार्थक अंकों को जब जोड़ते या घटाते हैं या गुणा भाग करते हैं तो परिणाम का सार्थक अंक कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये बात हम करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद है आज वाला ये टॉपिक सार्थक अंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत किंतु परंतु है तो यूट्यूब पर वीडियो है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे गाने सुनते हो ना, कोई नया नया गाना पसंद आता है उसको जब तक सुनते रहते हैं जब तक वो पुराना नहीं लगना चाहिए। वही कंडीशन है कि अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखोगे तो बिल्कुल आपके फिट दिमाग में हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास हम समाप्त करते हैं।